आपका ये नहीं रिएक्शन मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। बट आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक तो ये वन लोट के अंदर हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन 20 पेजेस में लिखी हुई है, 39 पेजेस है टोटल। दोनों साइड का काउंट करोगे तो 20, जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है ना। एक तो ये मैं आपको हाइड्रोकार्बन वाले में शेयर कर चुका हूँ। जो मैंने पहले लेक्चर लगाए हैं उनके नोट्स देखोगे, ये वाले देखोगे, चीज एक ही, हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। वो लिखने का तरीका और उन चीजों में अलग होता है ना। फिर उसके बाद आप लोग जो पूछ रहे हो कि दूसरे लेसन्स के लिए, तो मैं आपको बिटली लिंक ओपन करके दिखाता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। वहां से आपको थोड़ा बेटर पता लगेगा। उसके अंदर बिटली लिंक के अंदर आपको मैंने एक बुकलेट शेयर कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है, जिसके अंदर और वो नोट्स में नहीं, डीपीपी और उसके अंदर मिलेगी, मॉड्यूल एंड डीपीपी के अंदर फॉर्मूला बुकलेट के नाम से मिलेगी। मैं देखता हूँ कि वो है या नहीं, ठीक है। जीओसी आइसोमेरिज्म, शायद इसमें नहीं है क्या वो। चलो कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर देता हूँ अगर नहीं है तो, नो वरी, ठीक है। उसको मैं शो भी कर दूंगा आपको। शायद 12th वालों को तो मैंने शेयर कर रखी है फॉर्मूला बुकलेट, आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी क्लास को शेयर की थी ना। 12th के डीपीपी में तो पक्का थी। चलो नो वरी अबाउट दिस, वो अभी कर देते हैं। उसको कहाँ पर शेयर करूँ? डीपीपी में ही कर दो, है ना, डीपीपी और मॉड्यूल के अंदर, ताकि कॉमन फोल्डर रहे इन सब के लिए एक। डीपीपी और मॉड्यूल के अंदर वो बुक फॉर्मूला बुकलेट में शेयर कर रहा हूँ। इसका नाम होगा भाई जेई मेंस फॉर्मूला बुक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये शेयर हो चुकी है आपके डीपीपी और मॉड्यूल के अंदर। यस, क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ और इस बुक को ना ओपन करके भी आप लोगों को शो कर देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसा कुछ दिखाई देगा। तो मैं स्क्रीन एक बार मुझे दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी, तो कट करते हैं, ठीक है। ये वो है जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हमें शॉर्ट में चाहिए, है ना। तो वो शॉर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ इसमें। फिजिकल का, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि देखो कहाँ से मिलेगा, मैं फिर से भूल गया उसको कि कहाँ था वो। इम्पोर्टेंट, यस, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से बेटा आप लोगों को फाइल, ठीक है। देखो शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ना, जैसे फर्स्ट लेसन, इसके अंदर लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है ये। देखो इसके अंदर ऊपर एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टीरियो केमिस्ट्री, गैसेस, गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारा मतलब जितने भी आपके जो जिसको बोलते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें इसमें भी वो चीजें दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे नोमेनक्लेचर में, स्ट्रक्चरल आइसोमर में, जीओसी में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लायक, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल में क्या कुछ ऐसा है जो लर्न के लायक है। जैसे 34 पेज नंबर 34 पर दे रखा होगा, वो जो भी पेज नंबर बता रखे हैं यहाँ पर, वो पेज नंबर तो खैर आपको नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, पीडीएफ का पेज नंबर मिल जाएगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एच न्यू इक्वल एच सी वाई लैम्डा होता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एच इंटू न्यू इक्वल क्या होता है, एच न्यू नोट हाफ एम वी स्क्र, है ना, काइनेटिक एनर्जी के। एम वी आर एन एच बाई 2 पाई है, ई एन की वैल्यू क्या होती है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक जगह पे मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं, ये मोल कॉन्सेप्ट आ गया फिर इसके अंदर स्टोकियोमेट्री में, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में ये वाला मैंने जब जिन बच्चों का लेक्चर लगाया था, आप लोग शायद नहीं थे, मैंने ये वाला
यहीं से स्क्रीनशॉट खींच के इस वाले पेज का, जिसमें मोल में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से तो वॉल्यूम बन जाता है, डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम से मोल बन जाता है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक लेसन मतलब 4-5 पेजेस में ही फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर फॉर्मूलाज है। अब फॉर्मूला करने से ना ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, फिर ये गैस स्टेट आ गई। अब आपको ये लगे कि ले अभी मेरा तो पूरा लेसन हो गया, सिर्फ इतने में हो गया, तो मैं पहले बता देता हूँ और साफ साफ बता देता हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी कि भाई आप लोग वरना कहो कि सर आपने कहा था इतना कर लो। इतना करने से कुछ होता नहीं है, ये आपका शॉर्ट नोट के जैसा है। जब आपको सब कुछ आने लग जाए, काफी प्रैक्टिस हो जाए, तो कहीं कोई फॉर्मूला ना मिस कर दे, तो ये उसके लिए। और इसमें भी मेंस के सारे फॉर्मूलाज हैं, एडवांस लेवल के कुछ कुछ एक चीजें लिटिल 95% कवर करेगा, 5% इसके फॉर्मूलाज भी हर लेसन के अलग हो सकते हैं, हर बुक के अलग हो सकते हैं। वो तो देखो प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ही पता लगते हैं। ठीक है, हम सभी फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख कर बैठ जाए और बाद में वो पता भी ना लगे कि ये फॉर्मूला था किस चीज का, उसको कोई मीनिंग नहीं है। जब प्रैक्टिस करते हो तभी वो चीज समझ में आती है। तो 95% फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, 5% आपको अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ता है। कई बार हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा लिटिल हो, एडवांस के कुछ टॉपिक अलग हो, है ना। माधव बोल रहा है इसका प्रिंट आउट है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपके पास प्रिंट आउट है ऐसे अगर टॉपिक का, तो यही चीज बता रहा था कि इसमें लगभग आपको सारे लेसन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था पेज नंबर 34 पर, इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है शायद, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये सिर्फ इसके नहीं है, पीरियोडिक टेबल। ये देखो यहाँ पर आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, है ना। ये 12th के भी है भाई, इसमें सिर्फ 11th के लेसन नहीं है। तो देखो मेरिट, डीमेरिट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होता है, ये पीरियोडिक टेबल दिखा रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिखा रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रुप एंड ब्लॉक, मेटल एंड नॉन मेटल क्या होती है, सेमी मेटलॉइड क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी दे रखी है, मतलब जो थ्योरेटिकल लेसन है उसके शॉर्ट में नोट्स दिखा रखे हैं फटाफट। अब ये करने से कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। पाउलिंग स्केल पर क्या, मूलिकन स्केल पर ये फॉर्मूलाज तो इसमें है ही, पक्के तौर पर आएंगे, है ना। फिर उसके बाद में पीरियोडिसिटी वैल्यू, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ये एक ग्राफ सा देखा जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी मोटी मोटी सारी चीजें आपके सामने होंगी, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लेसन यहाँ से हो जाएगा। रिवाइज करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए और भी अच्छे हैं। जबकि फिजिकल वाले, मैं इसको बोलूंगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री आप करते हो तो वहां पर जितने भी फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उन फॉर्मूलों की अगर छोटी मोटी डेरिवेशन करनी, किसी बुक से देख लो, कोई इंपॉर्टेंट है तो, आपको लग रहा है तो, है ना। बट डायरेक्टली फॉर्मूला देखने, एक बार लेसन को रिवाइज करना, यहाँ से हो जाएगा। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ से रिवाइज करके और उसकी डेरिवेशन सीख लो, तो फिजिकल तो पूरी हो गई आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से। बोर्ड लेवल, मेंस लेवल नहीं, उसमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको वो बता ही दिया, वन लोट में हाइड्रोकार्बन का पूरा लेसन मैंने आपको वन लोट में दे दिया। अब हाइड्रोकार्बन करने से आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, हाइड्रोकार्बन करने से नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के लिए तो आपको अलग से मेरे वो वीडियो देखिए, या फिर आप अलग से अपना क्या बोलते हैं इसे, पीडीएफ, जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो। लेकिन हाइड्रोकार्बन अकेला जो लेसन है वो काफी बड़ा है, बच्चों को बड़ा लगता है, वो वहां से आप कर सकते हो वन लोट में जो आपको दिया है मैंने। समझ गए? इतना भी कर लोगे काफी होगा और आसानी से हो जाएगा। अब ये पूरी बुक रटने के चक्कर में मत बैठना, इसमें से वो लेसन करना जो फिजिकल के हैं, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज की जरूरत है। और वो वाले फॉर्मूला जो आपको लगता है ये फैमिलियर है, हम इनसे थोड़ा बहुत हमने ये पढ़ा है, तो वही वाले याद करना। अलग आपको कोई अलग फॉर्मूला लग रहा है, उसके ऊपर मत्था मत मारना, क्योंकि वो बोर्ड लेवल पर तो बिल्कुल नहीं आने वाला। समझ गए? इसमें कुछ अलग भी हो सकता है। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, तो ये भी मैं ये बुकलेट आपके डीपीपी और मॉड्यूल के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, और उसमें हाइड्रोकार्बन वाले में वो दूसरा अपलोड कर चुका हूँ। तो अब भाई हम आपको जीओसी, जैसे जीओसी है तो जीओसी थोड़ा, अब मैं आपको जीओसी स्टार्ट करता हूँ आपकी डिमांड पर। हाँ जतिन बेटा, आपका कोई डाउट है तो बोलिए। सर ये आप अपने बिटली लिंक पे अपलोड कर रहे हो हाँ, या बिटली लिंक, उस पे कर रहे हो जो कंबाइंड लिंक थी? बिटली लिंक पर अपलोड कर दिया बेटा, कर रहा नहीं हूँ, कर दिया। ठीक है, इट्स डन। और अब मैं आपको आज के उसकी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जो हम आज करने वाले हैं। जीओसी का एक हाइपर कंजुगेशन मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एचआईडी क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो और बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। देखो बिटली लिंक में, फिर से बता रहा हूँ, बिटली लिंक के अंदर जो आपके डीपीपी और मॉड्यूल है वहां पर चेक करोगे तो वहां आपको ये फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी सारी। ठीक है, पहली चीज। और जो हाइड्रोकार्बन इन वन लोट है, वो हाइड्रोकार्बन वाले लेसन में
आपके नोट्स में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन के नोट्स में, हाइड्रोकार्बन इन वन लोट, एक ही लोट में पूरा हाइड्रोकार्बन वाला फाइल मिल जाएगी। और जो फॉर्मूला बुकलेट है वो डीपीपी और मॉड्यूल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बुकलेट तो सब लेसन के लिए, तो उसको एक पर्टिकुलर लेसन में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। वैसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी याद आ जाएगा। फिर भी ना आए तो मेरे को दोबारा पूछ लेना, मैंने आपको नंबर सबको शेयर कर रखा है, ठीक है। ये तैयारी करो दिल लगा के बोर्ड की। अब हमारे पास लेक्चर कम है तो हम अब पीवाईक्यू करने की बजाय आपको जो आपके किसी लेसन में प्रॉब्लम है, किसी को रिवाइज करना, वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज। HID क्या होता है भाई, ठीक है, और कैसे वर्क करता है, व्हाट इज HID, याद है किसी को? चलो IHD बोलते हैं, HID बोल सकते हो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का इंडेक्स, है ना, मतलब कितने हाइड्रोजन कम है। अगर डबल बॉन्ड कोई आ जाता है तो ऑब्वियस है 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो 4 हाइड्रोजन। एल्केन के अंदर, नॉर्मल एल्केन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के आने पर 2 या 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, उसी को हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। अगर रिंग बन जाए तो एक रिंग के बनने पर क्या होता है, एक रिंग के बनने पर भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, अगर 2 रिंग बने तो 4 हाइड्रोजन भी कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो शेयरिंग एटम्स कितने, है ना। तो यानी इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन की कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी इसे बोलते हैं। अनसैचुरेशन डिग्री का मतलब कितने डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छा नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर रिंग हुआ तो रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड हुए, तो वहां तो कोई अनसैचुरेटेड है ही नहीं, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छा नाम नहीं है, पर फिर भी इसका नाम चलता है। एक्चुअल नाम तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ही होना चाहिए, बट दोनों आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है अभी, है ना। CCHH, ये मैंने थोड़ा इसको CCHH बना रखा है, ABCD लिखा हुआ था, ठीक है, जहां से फॉर्मूला ये मैंने देखा था। तो CCHH C+1 माइनस H/2, ये सीधा सीधा फॉर्मूला CCHH। अगर आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन C है और हाइड्रोजन H है, मतलब 2 है 4 है जितने भी हैं, तो C में 1 जोड़ दो, कार्बन में 1 जोड़ दिए और दीजिए, और H से H को 2 से डिवाइड कर, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को, और उन दोनों का माइनस, दैट विल होगा, ये होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेम अगर किसी फॉर्मूले में, अब यहां हम देखते हैं, ठीक है, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर CCHH तो ठीक है ना, उसके अलावा X दे रखे हैं, X कितने हैं, X के बराबर है, N कितने हैं, N के बराबर है, O कितने हैं, O के बराबर है। तो उसको कैसे देखते हैं भाई, तो C+1 तो सेम ही रहेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला तो सेम ही है, C+1। H/2 था तो H/2 भी रहेगा, लेकिन वो ऐसा H/2 नहीं रहेगा, उसमें X जुड़ जाएगा, यानी हेलोजन जुड़ जाएगा। X का मतलब हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हेलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, और N माइनस हो जाएगा, N माइनस हो जाएगा, O के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हेलोजन जुड़ेगा, N माइनस हो जाएगा, टोटल को डिवाइड में 2, वहां पर भी डिवाइड में 2 था और यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। X जुड़ेगा, N घटेगा, दैट्स इट। ये ओवरऑल फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले को याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। अगर ये सब जीरो हो तो इनको जीरो कर दो, ये नहीं है तो ये सब लिखने ही नहीं है, बात खत्म। X और N को नहीं लिखना, अगर नहीं है तो फिर आपका पहले वाला ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये सब हम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बेटरली बता रहा हूँ। हेलोजन, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, ठीक है। तो यहां देखिए, अब इसका एक एग्जांपल भी दे रखा हमने यहाँ, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा क्या है, NH2 लगा हुआ है, CH3 CH CH2 Cl Cl CH2 CH2 NH2, तो कितने हाइड्रोजन कम है कैसे पता लगेगा? इसका फॉर्मूला बनाया, कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 14, क्लोरीन है 2, नाइट्रोजन है 2, ठीक है, टोटल काउंट कर लिए। अब आपको ये नहीं देगा वो, इट विल नॉट गिव यू दिस वन, वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ये देगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, कार्बन में 1 जुड़ गया, 6+1, हाइड्रोजन जितने हैं 14, उसमें क्लोरीन क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 2 क्लोरीन है, नाइट्रोजन क्या होंगे, घट जाएंगे, 2 नाइट्रोजन घट गए, डिवाइड में आएगा 2, माइनस में यहाँ आएगा, तो 7 - 7 = 0, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी बिल्कुल नहीं है। समझ गए सभी? यस सर। तो एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए ये 0 आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन की बिल्कुल कमी नहीं है, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और जितने भी कार्बन उनके साथ जो हाइड्रोजन लगना चाहिए वो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, फॉर्मूला क्या बनेगा, C+1, 3 कार्बन है, +1 माइनस H/2, H कितने हैं, 6 है, डिवाइड में 2, तो कितना आएगा, 3 4 में से 3 क्या 1,
यानी कि एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। तो ये जो है ये C3 और H6 बनेगा, तो ये ऐसा भी हो सकता है, एक रिंग हो सकता है बिल्कुल, या फिर एक डबल बॉन्ड हो सकता है जो ऊपर दिखा रखा है, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वाले में ये देखो जरा, अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, C6H10Cl2N2 क्या बन रहा है, 6+1, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, क्लोरीन 2 है, 2 प्लस हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 है, 2 माइनस हो जाएंगे, नाइट्रोजन माइनस होता है, क्लोरीन जुड़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो हम H लिख रहे हैं, ये H जो होता है वो असलियत में क्लोरीन का और H का टोटल होता है। आप ये समझ सकते हैं, क्लोरीन हैलोजन और हाइड्रोजन को एक ही मानिए, सेम मानिए, तो 10 और 2 12, सीधा आप 12 लिख सकते हैं। चॉइस आपकी, आप कैसे फॉर्मूला को घुमाना चाहते हैं। इसके बाद में डिवाइड में 2 आ गया, तो -2 है डिवाइड में 2, दैट्स इट। तो ये था टोटल ओवरऑल फॉर्मूला, तो हमारे पास आया 2। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे आ गया 2, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं फॉर्मूले में, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या फिर 2 रिंग हो सकती है। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस फॉर्मूला के अंदर। हाँ भाई, क्लियर है सबको। अब यहाँ पर क्या है वो देख लो, 2 डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन में, बिल्कुल 2 डबल बॉन्ड है, ये उसको जस्टिफाई करता है। यस बेटा, क्लियर है सबको। ये नोट्स अगर आप लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली शायद आपको कुछ चीजें अलग नजर आएंगी, बट ज्यादा अलग नहीं है, लिटिल लिटिल हर टीचर के स्टाइल में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है ना। तो इसको क्वेश्चंस को कीजिए ज्यादा से ज्यादा, एक दो क्वेश्चन जरूर अपने नोटबुक और पेन पर अभी उठा के फटाफट मेरे साथ ही कर लेंगे, फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HID में ही सेम टू सेम फिर से कुछ और मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, IHD, HID बोल रहा हूँ मैं से, IHD होता है ना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। C+1 वही सेम चीज है, C+1 H/2 डिट्टो, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, C3 और H 8 है, तो 3+1 4 हो गया, 8/2 4 हो गया, 4 गया 0, मतलब इसमें ये सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में C3H6 में तो ये आता है वैल्यू 1, इसका मतलब एक का मतलब है 2 हाइड्रोजन कम है, 1H2, देखो H2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने कम है, 2 ना, एटम कितने कम है, 2 मॉलिक्यूल एक कम है, 1 का मतलब ये ध्यान रखें, 1 का मतलब एक डबल बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी। ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं। सेम नीचे वाला एग्जांपल आता है भाई, इसके अंदर IHD ढूंढेंगे तो 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग आएगा, ये अब आप आसानी से कर सकते हो, है ना। क्लियर है बेटा सबको, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। आगे बढ़े, यस आगे बढ़े क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, दूसरी बात एक और बताता हूँ, ये जो IHD वाला कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड लेवल पर NCERT में नहीं है, ठीक है। मेक ए वाइल्ड द सनशाइन, खुशियां मनाइए जब सूरज उग रहा हो, जब सर्दियां हो और सूरज आ जाए, है ना। सन आजकल निकलता नहीं है सर्दियों के अंदर, लेकिन खुशी मनानी चाहिए, जिस दिन निकले उस दिन आराम से सन का आनंद लीजिए। तो ये आपके बोर्ड लेवल पर नहीं है, तो इसका आनंद लीजिए, ठीक है। ये चीजें आनंद लेने के लिए कि मजे लो, मजे से सीखो, ठीक है। आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार दिमाग में आ गया कि ऐसी कोई चीज हो, क्लियर है। ये वो चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ NCERT विल नॉट कवर एवरीथिंग, NCERT में ये सारी चीजें नहीं है बेटा, वो 30% सिलेबस अलग होता है, इसलिए मेंस और एडवांस के सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, IIT और NCERT में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग मानते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन डिफरेंस तो है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई एक और एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर, तो देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, है ना। यहाँ पर 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, IHD निकालते हैं इसका, C1+1, 4+1 5 और 6 हाइड्रोजन है, 3 आ गया इसका, 3 5 -3 कितना आएगा, 2, ये आ गया 2, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम गायब है, 2 का मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन के एटम गायब है। तो 4 गायब करें, या तो 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रिंग हो सकती है एक, और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग भी हो सकती हैं। तो क्या 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, 2 रिंग, 4 कार्बन एटम में 2 रिंग हो सकती है क्या, बताओ भगतो, सोचो, 4 कार्बन एटम से 2 रिंग बनाई जा सकती है, नो नहीं बन सकती, और अगर बन गई तो
सर बन सकती है। बन सकती है, कैसे बताओ फिर। बहुत आसान है। बहुत आसान है। चार कार्बन एटम से 2 रिंग ना सर। हम्म। ये लो बन गई 2 रिंग यार, आपस में ज्वाइंट है दोनों रिंग, ट्रायंगुलर शेप। अब देखो इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 होंगे, इसके पास एक ही होगा, इसके पास 2 होंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो 4 और 2 6। यहाँ पर कितने थे, फॉर्मूले में 6 थे, बिल्कुल कार्बन 4 थे, बिल्कुल रिंग कितनी है 2, यानी कि 2 रिंग होंगी तो 4 हाइड्रोजन अपने आप कम होंगे नॉर्मल कार्बन की स्ट्रेन से। तो 2 रिंग भी हो सकते हैं। यस, क्लियर है। यस सर। तो 2 रिंग हो सकते हैं, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के आइसोमर है। अगर मेरे को फॉर्मूला मिले C4H10 तो उसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। यस, बन सकते हैं चारों। ये समझ में आया। तो ये जो चीज है ये आइसोमर निकालने के काम भी आती है। यस व्योम बेटा बोलिए, क्या डाउट। सर 4 रिंग भी तो बन सकती है इस तरह। कितनी कितनी, सर 4। 4 रिंग बनाओगे कैसे, बताओगे। सर जैसे वो दोनों हाइड्रोजन है सर। हम्म। सर उन दोनों को हटा के सर एक लाइन और खींच देते हैं दोनों की तरफ। किधर किधर लाइन खींचोगे। H2 H2 वाले 2 एटम है ना, उन दोनों को ज्वाइन करके। उनको आपस में ऐसे क्रॉस कर दूं, आप कह रहे हो ऐसे, ये ऐसे। यस सर। चलो मान लेते हैं, आप वाली देख करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान से सोचना, रिंग जो बनेगी वो कार्बन कार्बन एटम के बीच में बनती होती है, हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनेगी, ये याद रख लेना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक और ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर है, यही कह रहे हो व्योम। यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां आप इसको रिंग काउंट कर रहे हो ना, इसको एक रिंग काउंट कर रहे हो। यस, नहीं सर बीच में तो एटम ही नहीं है ना सर। हाँ तो फिर बताओ ऐसे 4 कैसे बन गए। तो आप इसको एक रिंग काउंट कर रहे हो, एक इसको कर रहे हो, फिर यही एटम रिपीट करके आप इसको एक रिंग काउंट कर रहे हो और इसको ऐसे। यस सर। चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इज दिस पॉसिबल। एटॉमिक लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली आप 50 रिंग भी बना लो, चलो ठीक है पॉसिबल है, बट एटम का बिहेव भी तो देखना, इलेक्ट्रॉन का बिहेव भी तो देखना, वो बीच में कैसे घूमेगा, पॉसिबिलिटी 0। यस, समझ में आया। यस सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरिकली है बस। हाँ, थ्योरेटिकली भी नहीं है क्योंकि आप ऐसे कैसे पॉसिबल, आपको बॉन्ड एंगल तो देखना पड़ेगा बेटा। बॉन्ड, हमें लाइनें थोड़ा मारनी है। आप क्या सोच रहे हो कि भाई लाइन लगा दो तो रिंग बन गई। हाँ, ये एटॉमिक रिंग है भाई, इनमें कुछ सेंस होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा हमने लेसन पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर बोहर मॉडल, ये वो फलाना धिमकड़ा एंड बैंड पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, और उसके बाद में हम कह रहे हैं कहीं भी लाइन खींच दो बॉन्ड बना दो, है ना तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। यस, क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक रिंग और पॉसिबल है, तो कम से कम इतना ही पॉसिबल है। हमें पता है 3 एटम से रिंग बन सकती है कम से कम। क्या 2 एटम से रिंग बन सकती है, 2 एटम से तो रिंग ही नहीं बन सकती, तो कम से कम ट्राइंगुलर रिंग हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो अभी डिफरेंस इन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो रेजोनेंस पता है इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, घूमते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। मेसोमर में भी यही होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी यही होता है, दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, डायरेक्शनल रेजोनेंस ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बात शायद हमने लेक्चर के ड्यूरिंग तो मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर नहीं थे उस टाइम पर तो आपको नहीं पता होगी। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, दोनों को जनरली एम और आर इफेक्ट के नाम से, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, दोनों को जानते हैं, है ना। और हम जनरली सोचते हैं कि एम और आर सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। कैसे, रेजोनेंस देखो क्या होता है। अब मैंने रेजोनेंस का एग्जांपल दे रखा है, दिस इज द रेजोनेंस। मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखो ये रेजोनेंस है, यहां से स्टार्ट किया, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं इसी मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल है, नीचे वाला भी सेम मॉलिक्यूल,
इसी मॉलिक्यूल में मैं इधर जाने की बजाय इधर से स्टार्ट करूं तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो मॉलिक्यूल ये बन जाएगा और ये भी पॉसिबल है। यस, समझ में आया? ये बात समझ में आई? मतलब रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। मैं इधर से शुरू करूं, लेफ्ट से शुरू करके राइट में पहुंचूं, या राइट से शुरू करके लेफ्ट में पहुंचूं, लेफ्ट और राइट मेरे लिए दोनों तरफ से मैं रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। दिख भी रहा है, ये होगा रेजोनेंस जो दोनों साइड से चल सकता है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्शनल रेजोनेंस, जो एक ही डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है, दूसरी से नहीं। कैसे? चलिए देखते हैं। लेट्स सी मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देख लो जरा, आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में। जैसे अब मान लो कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड डेफिनेटली इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। यही पॉसिबल है। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि इस डबल बॉन्ड को यहां पर पहुंचा दो या ऐसे शिफ्ट कर दो तो इस पे 2 नेगेटिव आ जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये इधर नहीं जाएगा कभी भी, स्टार्टिंग यहीं से होगी और फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। उसके बाद रिवर्स तो होगा डेफिनेटली, ये रिवर्स तो हो जाएगा, लेकिन रिवर्स में भी आप इस डायरेक्शन से ऐसे नहीं कर सकते, ये इधर से ऐसे जाएगा, वो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन, जिधर से शुरू हो रहा है उधर से ही शुरू होगा। नेगेटिव चार्ज से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू होने वाला है। ये न्यूट्रल वाले से उधर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? एक डायरेक्शन से शुरू होगा, बाद में रिवर्स हो जाएगा, बट शुरुआत एक डायरेक्शन से होगी। अब नीचे वाला देख लो, ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। नीचे वाला भी कुछ ऐसा ही है ना? तो देखो इसके अंदर ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, ये बॉक्स डाल रखा है मैंने, पता नहीं इसमें क्या खाली बॉक्स था ये। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है भाई, अभी ये रब भी नहीं होता ना, पीडीएफ इसकी बन चुकी है, अब नहीं होने वाला है। तो देखो बेंजीन वाले में क्या, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस बेंजीन को देगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये बेंजीन यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड वापिस आएगा। ऐसे करके इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, सिंपल। अभी क्या, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये ऑक्सीजन से ही इधर आएगा। क्या बेंजीन अपना बॉन्ड इधर देगी? क्या नहीं देगी। तो क्या बेंजीन ऊपर की तरफ कभी बॉन्ड नहीं देती? बिल्कुल देती है ना बेंजीन डबल बॉन्ड। कैसे? याद है किसी को कि जब NO2 लगाते हैं, NO2, N डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो होता क्या है, बेंजीन अपना डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में डोनेट कर देती है। बेंजीन अब दे रही है और फिर ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता है और उसके बाद में पॉजिटिव रेजोनेंस इसके ऊपर सर्कुलेट करता है, लेकिन इस रेजोनेंस का नाम नेगेटिव रेजोनेंस होता है। और ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्शनल है, ये भी बेंजीन से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें बेंजीन से नीचे आ रहा है, उसमें बेंजीन से बाहर जा रहा है, और दोनों ही डायरेक्शनल है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसीलिए दोनों के दोनों मेसोमेरिक इफेक्ट है। अगर दोनों डायरेक्शन में चले तो किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर दो, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लो तो भी स्टार्ट हो जाएगा रेजोनेंस, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दो तो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा रेजोनेंस है तो उसको बोलते हैं ओनली रेजोनेंस। समझ में आ गया भाई मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस? क्लियर है सबको? यस सर। कितने बच्चों को पहले से पता था? किसी ने कर रखा था ये? पढ़ा था किसी ने पहले? सब सो गए मुझे लग रहा। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नो सर। ठीक, कोई बात नहीं, तो अब पढ़ लेना, छोटी सी चीज है, खैर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बट आपने रेजोनेंस तो पढ़ ही रखा तो उसकी प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। अब बात करते हैं SIR, ठीक है, ये है भाई स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस ये क्या होता है? तो इसको करने से पहले हम पढ़ेंगे वंडरवाल रेडियस। स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक क्राउड क्या होती है, तो उस स्टेरिक क्राउड के लिए पढ़ेंगे वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है? किसी को वंडरवाल रेडियस की परफेक्ट डेफिनेशन आती है? मैंने लिख भी रखी है, कोई डिफाइन कर सकता है तो बता दो। सर जो आपने लिखा है वही रिपीट कर दें। वो रिपीट तो कर दोगे, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके सर। बोलो। बताएगा कोई? समझा दो यार, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? देखो चलो मैं बता देता हूँ वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या होती है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वंडरवाल रेडियस आएगा। वंडरवाल रेडियस क्या होता है वो बता देता हूँ।
ध्यान देना, इधर मैंने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बना रखे हैं, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल। जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम क्लोरीन गैस को सॉलिड बना लेते हैं, जब उसे सॉलिड बनाते हैं तब हम वंडरवाल रेडियस को काउंट करते हैं, ठीक है। अगर वो गैस है तो एक एटम यहाँ है, दूसरा इस तरफ चल पड़ा, वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और वो हमेशा के लिए जाता ही रहेगा, वो रुकेगा तो नहीं जब तक किसी से टक्कर मार के वापस ना आ जाए, तो उसका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, तो वो तो रेडियस निकाल ही नहीं पाओगे आप लोग। तो हम रेडियस क्यों ना हम क्लोरीन क्लोरीन एटम के बीच की रेडियस निकालें जिसके बीच में बॉन्ड है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो कोवेलेंट रेडियस होती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसकी रेडियस निकालोगे तो कोवेलेंट रेडियस होगी, वो तो वंडरवाल रेडियस बनेगी नहीं। तो वंडरवाल रेडियस क्या होती है? नॉन बॉन्डेड होने चाहिए एटम। तो कौन से एटम नॉन बॉन्डेड है? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन नॉन बॉन्डेड है, ये एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। यस बेटा, समझ में आई मेरी ये बात? यहां तक क्लियर है सबको? नॉन बॉन्डेड होने चाहिए। फिर नॉन मेटालिक, मेटल्स के अंदर मेटल भी एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते मेटल के एटम, तो नॉन मेटालिक होने चाहिए। नॉन मेटालिक नॉन बॉन्डेड, क्योंकि मेटालिक अगर आप नॉन बॉन्डेड की बात करेंगे तो फिर मैं कह दूंगा मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो तो मेटालिक होता है, वो वंडरवाल रेडियस तो नहीं होती, उसकी मेटालिक रेडियस होती है ना। और उसमें भी आपस में कोई बॉन्ड गिना नहीं जाता है मेटल्स का, तो इसलिए वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, तो डेफिनेटली हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो नॉन मेटालिक होना चाहिए, मेटल नहीं होनी चाहिए, वरना मेटल के अंदर भी यही कंडीशन होती है कि नॉन बॉन्डेड होते हैं मेटल के एटम। तो नॉन बॉन्डेड नॉन मेटालिक होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लोरीन गैस है तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, गैस के एटम्स की तो आपस में डिस्टेंस बढ़ता कम होता रहता है 2 मॉलिक्यूल्स का। तो गैस नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। नियरेस्ट एटम, तो नॉन बॉन्डेड नॉन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो नियरेस्ट एटम होते हैं, 2 क्लोरीन्स के मॉलिक्यूल लो, जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जो नॉन बॉन्डेड एटम होंगे उसमें जो नियरेस्ट सबसे नजदीकी एटम होंगे, जब क्लोरीन सॉलिड हो जाए तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो क्लोरीन के एटम्स हैं जो एक दूसरे से सबसे ज्यादा पास हैं, इससे ज्यादा और कोई पास नहीं हो सकता, उन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वंडरवाल रेडियस, बीच का हाफ। दिख रहा होगा वंडरवाल रेडियस, समझ में आया? समझ में आया क्या? ये होता है वंडरवाल रेडियस। अब इसका मतलब क्या? जब हम किसी गैस को लिक्विड बनाते हैं फिर सॉलिड बनाते हैं, तो सॉलिड बनने पर जितना उन मॉलिक्यूल ने पास आना था आ गए, ठीक है। अब जितना पास आना था वो तो आ गए, इससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते। हमें पता है सॉलिड्स जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता, तो जितना पास आने थे वो आ गए। अब इससे ज्यादा वो पास नहीं आएंगे, तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस रह गया ना, अब 2 क्लोरीन के एटम्स के बीच में जो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे और वो सॉलिड फॉर्म में है और वो एक दूसरे से जितना दूर है, उस डिस्टेंस को वंडरवाल रेडियस डिस्टेंस बोलेंगे, उसके हाफ को, ठीक है। और वो वंडरवाल रेडियस के डिस्टेंस से भी अगर 2 एटम्स का डिस्टेंस कम हो जाए तो रिपल्शन शुरू हो जाएगी। अगर आप इससे भी ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल को आपस में पास लेके आना चाहेंगे, यानी सॉलिड सॉलिड क्लोरीन सॉलिड है उसको और दबाएंगे, क्या वो दब जाएगी? क्या नहीं दबेगी। फिर भी आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? धमाका होगा। समझ में आ रहा है? जैसे पत्थर को आप दबाते रहिए दबाते रहिए, वो दबेगा नहीं, फिर वो रिपल्शन फोर्सेस क्लियर पास आ जाएंगी और आपकी या तो मशीन टूट जाएगी या फिर मशीन बहुत बड़ी है आपकी, बहुत पावरफुल है, तो पत्थर को क्रश करोगे तो कहीं ना कहीं से पत्थर फट जाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर क्लोरीन को और ज्यादा पास करने की कोशिश करोगे, पास नहीं आने वाले, फिर भी आपने प्रेशर बढ़ाया तो इतनी ज्यादा पावर लगा दी तो ये फट जाएगा, ये दूर जाएंगे, मतलब अब रिपल्शन आ जाएगी, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। तो अगर वंडरवाल रेडियस से भी किसी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर डिस्टेंस वंडरवाल रेडियस से भी कम हो जाए तो वो रिपल्शन करेगा। तो वही होता है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। अब देखो जरा क्या है वो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है। यहां पर देखो CH3 लगा रखा है मैंने बेंजीन के ऊपर, यहां पर भी CH3 है, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, बस इतनी सी बात है। यहां पर NH2 है, तो CH3 को अगर एक्सपेंड करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, बड़ा सारा, है ना। तो ये NH2 है, क्लियर है। अब मैंने NH2 में से एक H को हटाकर CH3 लगा दिया, यहां पर भी CH3 लगा दिया, फिर दोनों तरफ CH3 लगा दिया। अब आप जरा देखो, ये जो CH3 था इस CH3 से क्या करेगा? रिपल्शन करेगा ना। इसको बोलते हैं स्टेरिकली। स्टेरिकली मतलब वंडरवाल रेडियस अगर इसकी हद में कोई है तो ठीक है, इससे अगर कम डिस्टेंस पे मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा पास ले आऊं, तो अगर इनका डिस्टेंस और कम हो गया
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेरिकली भीड़ भाड़ होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनका, अब इसको साइंटिफिकली बोलते हैं, जब दो एटम्स या एक ही मोलिक्यूल के बीच में दो एटम्स, एक मोलिक्यूल में दो एटम, कौन से एटम? वो एटम कि अगर उन एटम्स को सॉलिड बना दिया जाए और उनका वंडरवाल रेडियस चेक किया जाए तो वो मैक्सिमम बेचारे उतना ही पास आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन अगर एक मोलिक्यूल के अंदर वो दो एटम उससे ज्यादा पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उनका वंडरवाल रेडियस होगा, इंडिविजुअली चेक करेंगे जब, उससे भी अगर ज्यादा पास आ रहे हैं तो वो पास नहीं आ सकते, वो रिपेल करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे तो इस रिपल्शन को स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस बोलेंगे, स्टेरिकली इनहिबिशन बोलेंगे। स्टेरिकली इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, स्टेरिकली मतलब वंडरवाल रेडियस से भी कम हो रहा है, इसलिए स्टेरिकली इनहिबिट हो रहा है। क्या इनहिबिट हो रहा है, क्या रुक रहा है? रेजोनेंस। कैसे? देखो जरा, यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पर डोनेट कर सकती है, कर सकती है, रेजोनेंस बेंजीन रिंग पर घूमेगा, घूमेगा। यहां पर डोनेट कर सकती है, कर सकती है, रेजोनेंस घूमेगा, घूमेगा। बट किस में सबसे ज्यादा घूमेगा? पहले वाले में तो चांसेस बहुत ज्यादा है घूमने के, तीसरे वाले में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके साथ बड़े बड़े ग्रुप लगते जा रहे हैं, और जो लोन पेयर है वो CH3 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 चार CH3 मिल रहे हैं उसको, वो लोन पेयर उनके रिपल्शन की वजह से बेंजीन रिंग पर डोनेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस नहीं चलेगा। तो रेजोनेंस रुक गया, रोक दिया गया। स्टेरिकली इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब रोकना, किस लिए रोका? स्टेरिक इनहिबिशन से रुका। स्टेरिक का मतलब भीड़ ज्यादा हो गई, सिंपल भाषा में। लेकिन साइंटिफिक समझोगे तो वंडरवाल रेडियस से भी कम रेडियस बन रहा था। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट करेगा तो बीच में CH3 इतनी रुकावट पैदा करेगा कि वो वंडरवाल रेडियस से भी कम रेडियस हो जाएगी CH3 की, जिसकी वजह से, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए, वो CH3 को हटाएगा। CH3 हटना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस वंडरवाल रेडियस से भी कम हो जाएगी अगर वो दोनों CH3 को सॉलिड बना के और ऐसे कुछ चेक किया जाए तो वो उसको इनहिबिट करेगा। तो CH3 अपना स्पेस लेगा, जिससे लोन पेयर को रिपल्शन पड़ेगी, लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, डोनेट नहीं होगा तो रेजोनेंस चलेगा नहीं बेंजीन पे। कहानी समझ में आ गई सबको? यस यस सर। तो साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियस से भी रेडियस कम हो जाए उसे स्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं। आम भाषा में सीधा समझने के लिए कि भीड़ इतनी हो जाती है आपस में एटम्स की, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, इसलिए उस रिपल्शन की वजह से जो लोन पेयर डोनेट होना चाहिए था, किसको? बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर क्या चलेगा? बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस चलेगा, वो लोन पेयर भाई साहब डोनेट ही नहीं हो रहे हैं। यस, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा, और तो कुछ नहीं स्लाइड के अंदर। दैट इज कॉल्ड SIR, सर इफेक्ट। ठीक है, तो SIR इफेक्ट बोलते हैं इसे। देखो सीधा है, नाम है एक, सिंपल अगर आप कहें कि दिस इज ए नेम, डिफरेंट नेम है और कुछ नहीं है ये। क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि अगर मैं सिंपल कहता कि देखो यहाँ भीड़ ज्यादा होगी इसलिए लोन पे डोनेट नहीं कर पा रहा नाइट्रोजन, इसलिए इसमें रेजोनेंस कम चलेगा, इसमें थोड़ा और कम चलेगा, इसमें सबसे कम चलेगा। सिंपल समझ में आता है ना? बस उसका नाम अलग रख दिया SIR, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम को भी याद रखना जरूरी है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम यही है ना? बस इसके अंदर ये जरूर याद रखना वंडरवाल रेडियस क्या होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? सिग्मा बैकरनाथन इफेक्ट बोलते हैं इसे, सिग्मा और पाई बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपस में रेजोनेंस होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे बॉन्ड बनता ही नहीं, हमें लगता है बॉन्ड है ही नहीं, को नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखते हैं, वो भी बोलते हैं। दीज विल शो, ठीक है। अब कौन दिखाता है? कार्बोकैटायन दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। फ्री रेडिकल दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। एल्कीन दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। मोर द हाई अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डबल बॉन्ड वाले भी क्या दिखाते हैं? हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं वो सब हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। फ्री रेडिकल भी दिखाता है, कार्बोकैटायन भी दिखाता है, और इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक
टॉपिक कह सकते हो आप इसे, कि जिसके अंदर मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसकी? कार्बोकैटायन की भी, फ्री रेडिकल की भी और एल्कीन की भी। रट्टा मार लो ये तीनों बातें। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे फ्री रेडिकल में, कार्बोकैटायन में, एल्कीन में, तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो दोनों तरफ के अल्फा कार्बन काउंट कर लो और उनके ऊपर जितने हाइड्रोजन लगे उन हाइड्रोजन को काउंट कर लो। अगर हाइड्रोजन का नंबर जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है दूसरे के मुकाबले। यस, क्लियर है ये बात सबको? हाँ बेटा, ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक है। तो अब जरा इसका एग्जांपल करते हैं, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, कैसे कर चलता है बेकर-नाथन इफेक्ट। ये जो बॉन्ड है ना, देखो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, ये कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। 3 डिग्री का मतलब जिस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री हो जाएगा, 2 जुड़े हो 2 डिग्री, 1 जुड़ा हो 1 डिग्री, कुछ ना हो तो मिथाइल होगा फिर वो, है ना। 0 डिग्री जिसे बोल सकते हैं, कोई भी कार्बन नहीं, सारे हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को खींच लेता है, हाइड्रोजन का इस इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यही है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ही है, ये यहाँ था, यहाँ आ गया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये वाला, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था वो चला गया। यानी क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन गया, इसलिए इसे सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। सिग्मा और पाई के बीच में रेजोनेंस होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड घूमते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है लेफ्ट राइट करना, झूले की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना। होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, थाली के बैंगन। ये थाली के बैंगन है, सिंपल भाषा में बोले तो ये थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना। तो ये कभी पाई बॉन्ड कभी सिग्मा, कभी पाई कभी सिग्मा, है ना, ऐसे घूमता रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ही होता है थाली का बैंगन, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, जाएगा कि कहीं नहीं, घूमता रहेगा सबके बीच में, है ना, सबसे पिटता है वो, ये कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन कहीं टिकता नहीं है। तो देखो फिर क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे वाला हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट में ये पॉजिटिव हो गया, अब ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में देखो ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ वाला पूरा बॉन्ड यहाँ चला गया, तो इसका हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब लास्ट में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड वापस यहाँ आ गया, तो इस कार्बन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये एक सर्कल संपूर्ण हुआ, एक सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल में 1 2 3 4, तो चार बॉन्ड बन गए, है ना, 4 वो बन गए मॉलिक्यूल, 5वां ये रहा। फिर दूसरा ये वाला CH3 भी तो सेम गेम खेलेगा, फिर ये वाला भी सेम गेम खेलेगा। तो इस तरह से सारे CH3 सेम गेम खेलने वाले, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन से 9 बार ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो रोटेट करेगा सारा सिस्टम, ठीक है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है, तो तीनों अल्फा कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जितने भी कार्बन लगे हैं, पहला है, तीनों 1 1 है, तो तीनों अल्फा कार्बन है। और तीनों अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने, 3 6 3 9, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये डेफिनेटली इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गया भी हाइपर कंजुगेशन क्या है सबको? बनाने भी डायग्राम सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आना ही चाहिए एट एवरी कॉस्ट। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। हाइपर कंजुगेशन के अंदर नोटबुक और पेन ले लो, ऑर्गेनिक बिना पेन के नहीं सीखी जा सकती। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर वही चीज दिखा रखी है मैंने, दूसरे वाला मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये वाला CH3, और इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, है ना, और फिर ये वापस पॉजिटिव चार्ज वापस इधर ले आया, कार्बन हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट अब देखो भाई हाइपर कंजुगेशन इन एल्केन, तो हमने कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन देख ली, कार्बोकैटायन में। अब ये कौन सी हाइपर कंजुगेशन है, अब ये एल्कीन में डबल बॉन्ड में भी हाइपर कंजुगेशन होती है, डबल बॉन्ड के अंदर। क्या मैंने पता नहीं कुछ यहाँ शायद कुछ नाम लिखा हुआ था, पता नहीं किस पेन से लिखा है जो दिखाई नहीं दे रहा, है ना। आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ इस बॉक्स में? नो सर। नहीं दिख रहा, बिल्कुल साफ है, पता नहीं क्या लिखा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही हूँ, चिंता मत करो, मैंने ही लिखा होगा कुछ शायद, तो मुझे अगर याद नहीं आ रहा दैट्स मीन वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
है ना। कुछ लिखा होगा ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है, ऐसा कुछ लिख दिया होगा मैंने, और कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग स्पेशल। तो देखो भाई अब यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल दोनों कार्बन है ना डबल बॉन्डेड, तो इसके नेक्स्ट वाला अल्फा है, तो इसके नेक्स्ट वाला भी ये भी अल्फा ही माना जाएगा। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन लिखे होंगे मैंने डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर है, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन लिखे होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन इस बॉक्स में लिखा होगा। तो ये कैसे काम करता है देखो अब जरा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर इस कार्बन पे आ जाए तो मतलब इस कार्बन पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, सोचो जरा, इस कार्बन पे नेगेटिव, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड डोनेट कर सकता है, वही हाइपर कंजुगेशन, ये का हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव, फिर ये वाला हाइड्रोजन इधर बॉन्ड दे देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये वाला इधर दे देगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव यहाँ से दोबारा डबल बॉन्ड को छीन लेगा, जिससे इस कार्बन पे फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ये नाइट्रोजन वापिस इसको, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज वापिस इसको डबल बॉन्ड दे देगा। तो इस तरह से वर्क करेगा क्या, ये ऐसे घूमेगा। तो भाई ये ऐसा कर सकता है, तो सेम टू सेम अगर ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर से डोनेट, ऐसे करके दोनों साइड से टोटल, यहाँ पर देखो इसमें 3 है, यहाँ कितने, यहाँ भी 3 है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के पास 3 तो इनके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, और इसके पास कितने 5 है, तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लेस है इसके मुकाबले। यस, क्लियर है बेटा, ये समझ में जी आया? सर। ऐसे करके आप दोनों तरफ से इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर घुमा के देखिए, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर प्रिडिक्ट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और उसका कारण ये है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन, कार्बो और फ्री रेडिकल और एल्कीन, तीनों की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से डिफाइन की जाती है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो जल्दी डोनेट करेगा, कम होंगे तो कम डोनेट करेगा, और इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ देखो हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में भी यही होता है, ये कार्बन है फ्री रेडिकल, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला, ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो ये कैसे करते हैं अब देखो, तो ये ना पहले क्या करता था, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर देता था अगर ये पॉजिटिव है, अब ये पूरा बॉन्ड नहीं शिफ्ट करेगा, अब क्या करेगा, अकेला इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, अब देखो मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे, है ना, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, हाफ बॉन्ड लगेगा जिससे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, तो दोनों के बीच में बॉन्ड, मतलब इसके और इसके बीच में सीधा बॉन्ड बना दो, तो इस हाइड्रोजन के पास अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया, ये रहा अकेला इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे था वो एक्चुअल में अब इस हाइड्रोजन पर है। सेम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा, जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया CH बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ से भी ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लेगा, जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। और लास्टली ये जो डबल बॉन्ड बना था, फ्री रेडिकल की वजह से डबल बॉन्ड बना था, तो ये डबल बॉन्ड वापस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और फ्री रेडिकल फिर से कार्बन के ऊपर आ जाएगा। दैट्स इट। यस, समझ में आया बेटा? तो फ्री रेडिकल भी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज भी अल्फा कार्बन मतलब कार्बोकेटाइन भी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। वजह होती है हाइपर कंजुगेशन। और एल्कीन डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, तीनों के तीनों हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होती हैं, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो स्टेबलाइज होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन करने बैठते हो तो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है, वो रीअरेंजमेंट कैसे होती है, कैसे कैसे की जाती है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन होती है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? जी सर। सब हो गए क्या? Yes, sir. क्लियर। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने कर रखी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूँ इसको। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये क्या होता है? ये बकवास सी चीज है, ये कोई खास नहीं है, बस मैकेनिज्म में आता है और कुछ नहीं है। H पॉजिटिव आयन, कोई एसिड हो, ऑक्सीजन के ऊपर चिपक जाए, OH बन गया, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर वापस छीन लेगा, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। यही वो इफेक्ट है जो टेम्परेरी होता है, और इसके केस में उल्टा होता है। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि बाकी केसेस में इसका रिवर्स होता है। अगर कार्बन की चेन पर कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ग्रुप मतलब हम, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होता है वो रेजोनेंस में। अगर बेंजीन को कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव रेजोनेंस, बेंजीन को डोनेट करेगा तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन की चेन पर नेगेटिव आने पर पॉजिटिव रेजोनेंस होता है ना। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव आने पर, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये। इसके केस में उल्टा है, बाकी सब में वही लॉजिक लगता है। डोनेट करना, हम हैं ग्रुप, हम डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव, हमें मिलेगा तो नेगेटिव। इस केस में हम ग्रुप कौन सा है, H पॉजिटिव है, H ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है। H ने इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन पे बना पॉजिटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है, कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरी चीज जुड़ेगी कार्बन पॉजिटिव पे, ये वापस वही सिचुएशन आ जाएगी और ये आपस में लेफ्ट राइट घूमता रहेगा। सेम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, इंडक्टिव नहीं, CN साइनाइड डबल बॉन्ड पर यहाँ जाता है, कार्बन के ऊपर जाता है, और ये डबल बॉन्ड O इधर से वापस छीन लेता है, जैसे साइनाइड यहाँ पर जुड़ गया और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो अपना बॉन्ड वापस देगी, तो ये वापस यही कंडीशन बन जाएगी, साइनाइड इधर से निकल जाएगा, साइनाइड पर फिर से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स इट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। दोनों मॉलिक्यूल याद होने चाहिए, लिखिए, बनाइए, याद कीजिए। ऑर्गेनिक में लिख लिख कर बना बना के देखना, याद करना, दैट इज मोर प्रोमिनेंट, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये मैकेनिज्म में सीधा साफ ही समझ में आ जाता होता है, तो ये सिर्फ नाम के लिए याद रखना तीनों पार्ट्स को। आगे देखिए जरा, एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, आती है भाई सबको एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल पता है? कितने बच्चों को नहीं आती बताओ जरा? अरे बोल दो कुछ तो, बिल्कुल सुस्त हो रहे हो आप लोग, पेपर आने वाले हैं लेकिन कोई बोल कुछ नहीं है। ये वो है जिनको आती है, नहीं आती? युवराज को, विशेष को, अच्छा आपको नहीं आती, ओके, आती नहीं है, बहुत बुरी बात है। चलो कोई बात नहीं, एरोमेटिसिटी बता देता हूँ फिर एरोमेटिसिटी क्या होती है। ऑर्गेनिक में भट्टा गोल है क्या? कमाल है, पढ़े नहीं कभी है ना, लिख कर पढ़ना ऑर्गेनिक जब भी पढ़ो, वरना ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। वैसे तो मैं हर चीज के लिए बोलता रहता हूँ लिखो लिखो लिखो, लेकिन कुछ चीजें फिर भी बोर्ड लेवल पर याद की जा सकती हैं, रट्टा मार के पास तो हो ही सकते हो। बट ऑर्गेनिक इतनी बुरी चीज है कि अगर आप भले ही बोर्ड लेवल पर पास होना चाहते हो, रट्टा मार के पास नहीं हो सकते, लिख कर ही देखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये इतनी आसान लगती है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं, और सिर्फ पढ़ने के बाद तो फिर कहानी ऊपर वाला जाने फिर तो, है ना। तो एक ऐड आती थी टीवी पर, है ना, वो एक बुजुर्ग दादी होती है, कहती मेरी ना एल्पेनलीबे किसने देखी, एल्पेनलीबे किसने देखी, तो वो एक छोटी सी बच्ची बोलती है कि दादी ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, है ना। तो ऊपर बैठा होता है दादी का पोता, तो वो कहता ऊपर वाला क्यों जाने, वो जो बेड के नीचे छुपा हुआ है वो क्यों ना जाने, क्योंकि वो बच्चे सारे उनके एल्पेनलीबे खा रहे होते हैं ना। तो ये आपके साथ वही हो रहा है ना कि ऑर्गेनिक बोला ऊपर वाला जाने, है ना। अब मैं छत पे ही बैठा हूँ तो मैं बोलूंगा भाई मैं क्यों जानू, आप लोग क्यों ना जानो, आपने नहीं गई, है ना, गड़बड़। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान से कर लेना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, सबसे पहले ये पता लगा था कि सूटी स्मेल, सूटी मतलब धुएं वाली, जिनमें से धुएंधार स्मेल आती है, जैसे बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं तो उसमें से धुआं आता है ना, तो किसी भी चीज को जलाने पर अगर धुआं निकलता है तो वो एरोमेटिक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीड़ी और सिगरेट भी एरोमेटिक होते हैं, समझ में आ गया? सीधा मतलब बीड़ी और सिगरेट में एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनको जब जलाया जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो क्या लकड़ी को जलाते हैं तब भी उसमें से धुआं निकलता है, तो क्या लकड़ी भी एरोमेटिक होती है? लकड़ी में भी कुछ हद तक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, हो सकते हैं, एग्जैक्टली होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन लकड़ी में धुआं इसलिए निकलता है क्योंकि उसको कार्बन ऑक्सीजन थोड़ी सी कम मिलती है अमाउंट में। सिगरेट वगैरह में ऑक्सीजन पूरे अमाउंट में भी दोगे, पूरा अच्छे से भी जलाओगे तब भी धुआं निकलेगा, क्योंकि उसमें एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो धुएं के साथ जलते हैं वो सारी चीजें एरोमेटिक कंपाउंड होती हैं,
पूरी ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, ड्राई हो, लकड़ी सब कुछ ठीक हो, तो लकड़ी धुएं के साथ थोड़ी देर जलेगी, उसके बाद लकड़ी में से धुआं नहीं आता, आप सबको पता है। लेकिन सिगरेट और बीड़ी में से हमेशा धुआं आता है, तंबाकू को जलाने पर हमेशा धुआं निकलेगा, तो वो एरोमेटिक होते हैं। ये बात समझ में आ गई? धुएं के साथ जलने वाली चीजें एरोमेटिक होती है। जी सर। पहली बात तो अब ये तो था फिजिकल ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, केमिकल ऑब्जर्वेशन। तो केमिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर हाईली स्टेबल होते हैं, ये देखा गया कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। तो जो हम जर्दा लगाते हैं ना, जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनको मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, गले का कैंसर होता है। जर्दा लगाते हैं जो लोग मुंह में, और उसके ऊपर छपा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, वो क्यों होता है पता है? यही वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर होता है, मुंह का कैंसर। यही है वो, यही जड़ है वो। तो क्या बीड़ी में से, सिगरेट में से, अगर तंबाकू में से एरोमेटिक कंपाउंड निकाल दिए जाए तो क्या वो सेफ होगा पीने के लिए? कोई पिएगा ही नहीं, स्वाद ही बदल जाएगा, है ना। और उनके अंदर पता नहीं क्या क्या दूसरे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है वो एक नशा सा करते हैं। तो वो सारे नशे वाली चीजें निकाल देंगे तो फिर तो कोई लोग पिएगा ही नहीं, फिर तो लकड़ी के धुएं को सूंघने लग जाओ, उसमें कुछ निकलेगा? क्योंकि उसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते। अगर उसको पूरी आग से जलाया जाए तो लकड़ी में नहीं होते, है ना। तो तंबाकू भी तो एक लकड़ी है भाई। टाइप ऑफ लकड़ी की बात की जा रही, नॉर्मल लकड़ी, है ना, जो हम जलाने में जनरली यूज करते हैं। तंबाकू एक लकड़ी ही होती है, एक प्लांट ही होता है, और उसके अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसमें धुएं से ही निकलता है। सिंपल। अब बात पर आते हैं, तो इसका केमिकली कैसे पता करें? ये हाईली स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों होते हैं उसका रीजन अभी बात करेंगे। तो हक्कल ने फिर रूल बताया कि हम किसको चुने एरोमेटिक कंपाउंड। शुरू में जब एरोमेटिक कंपाउंड मिले तो उनमें से जो धुआं, उसे जलाने पर जो धुआं निकलता था उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल। तो एरोमा का मतलब होता है अच्छी स्मेल, स्वीट स्मेल, समझ में आ रहा है? लेकिन बाद में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड मिले सब में से बहुत गंदी सड़ी हुई बदबू आती है। तो नाम जो है वो नाम के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं। शुरू में थे 2-4 मिले थे अच्छे अच्छे, बाद में सारे सड़े हुए मिले। तो पहली बात तो ये कि नाम पे मत जाना, है ना। गधे का नाम शेर रखने से शेर थोड़ा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एरोमेटिक रखने से इसकी स्मेल अच्छी नहीं हो जाने वाली, ठीक है। तो कुछ एक की शुरू में थी लेकिन बाद में अपने नाम से उलट हो गए, और ये सूटी स्मेल के साथ जलते हैं। तो ये तो अब जला के थोड़ा देखेंगे सारी चीजों को। तो कैसे पता करें? किसी की शक्ल देख के, स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हक्कल ने रूल बताए थे। पहला बोलता है प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब प्लेनर का मतलब भाई बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कोई मॉलिक्यूल, समझ गए ना। जैसे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं। ये 6 के 6 कार्बन जो हैं, जो रिंग बनाने वाले कार्बन है, दोबारा ध्यान दे लेना, जो रिंग बनाने वाले कार्बन है एक ही प्लेन में होने चाहिए। नॉट ओनली जस्ट कार्बन, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, वो एरोमेटिक ही होगा, लेकिन एटम कोई भी हो, बट वो एक ही प्लेन में हो, बिल्कुल प्लेन। जैसे प्लेन कागज के ऊपर आप 6 बोल रख दो कार्बन की, 6 बोल प्लेन कागज पर, अगर एक बोल थोड़ा सा ऊपर रख दोगे तो एरोमेटिसिटी भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, रिंग होना चाहिए, एंड रिंग लिखा हुआ है, तो रिंग जरूर हो, रिंग में हो और प्लेनर हो स्ट्रक्चर। तो रिंग तो कम से कम 3 कार्बन की रिंग तो होनी ही चाहिए, 3 से कम तो रिंग हो ही नहीं सकती, तो कम से कम 3 कार्बन से एरोमेटिक बन सकता है। तो रिंग हो, प्लेनर हो। दूसरा पॉइंट देखो, कंजुगेशन में हो, अल्टरनेट। कंजुगेशन या अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और ऐसे करते सिंगल डबल सिंगल डबल करते करते पूरी रिंग हो, जैसा कि बेंजीन में होता है। एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। क्लियर है ये बात सबको? हाँ भाई। यस सर। तो सिंगल डबल होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होने चाहिए। कंजुगेशन, अल्टरनेट का मतलब कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंगल के बाद डबल आ रहा है, सिंगल के बाद डबल आ रहा है, एक दूसरे से रिलेशन में है सिंगल डबल के। अल्टरनेट में या सिंगल, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, या कंजुगेशन कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप प्लेनर है कोई स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हो? आपको कैसे पता लगेगा कोई स्ट्रक्चर प्लेनर है? मैंने कागज पे बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया, आप बता दोगे ये प्लेनर है? उसका तो आपको पता ही होना चाहिए, वो याद ही होना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है, प्लेनर तो याद ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, कंजुगेशन आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड तो देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चेक किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट भी चेक किया जा सकता है, 4n+2 इक्वल होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन के, और n की वैल्यू आएगी फिर 0 1 2 3 4, कुछ भी कूल नंबर आनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है, ये तीनों कंडीशनें पॉसिबल है, तो वो होता है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि बेंजीन रिंग दिखा रखी है। अब हम बेंजीन रिंग पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो
पाई बॉन्ड बोला ना, पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए 6, तो इक्वल कर दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन के, और 4n+2। अब 2 को उधर ले गए, बचा 4, फिर 4 डिवाइड में चला गया, आया 1, तो ये वैल्यू 1 आ रही है। 0 1 2 3 4 कुछ भी आए, 1.2 नहीं आनी चाहिए, √2 नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, होल नंबर 0 1 2 3। अगर ऐसा आता है तो वो कंपाउंड, यानी n की वैल्यू अगर ऐसी आती है, हम निकाल के देखते हैं n की वैल्यू, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। दैट्स इट, ये है एरोमेटिसिटी। तो हक्कल ने 3 रूल दिए थे, प्लेनर होना चाहिए, आप नहीं देख सकते, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रिंग आप देख सकते हो, कंजुगेशन आप देख सकते हो, 4n+2 पाई आप देख सकते हो, ये सारी चीजें अप्लाई होती हो, रिंग हो, कंजुगेशन हो, 4n+2 पाई हो, लेकिन प्लेनर ना हो तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, प्लेनर ना हो तो एरोमेटिक नहीं होगा। और प्लेनर कैसे पता लगेगा, आपको याद होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी कुछ एग्जांपल करते हैं। एंटी एरोमेटिक, फिर उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल। एरोमेटिक हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, उसका बिल्कुल उलट, और उसमें बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 4n+2 नहीं होते, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, +2 हटा दो, एंटी एरोमेटिक बन गया। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक क्या बोला है भाई, नॉन एरोमेटिक वो है कि वो हाईली स्टेबल नहीं है, लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो, साधारण है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, जनरल है, आम। समझ गए? तो आम होता है ओनली एंटी नॉन एरोमेटिक, ये एंटी है, उल्टा है। एरोमेटिक जो करता है उसका उल्टा करता है। तो देखो 4n, जैसे कि मैंने ये चौरस डब्बा बना रखा है ना, ब्यूटेन रिंग है, साइक्लोब्यूटेन है, डाइईन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट डाइईन, है ना, कौन कौन से पोजीशन पर है, 1 2 डाइईन, साइक्लोब्यूट 1 2 डाइईन, ये है कंपाउंड का नाम। और ये क्या होगा, 4n इक्वल टू 4 कर देंगे, क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड है इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो वो एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक के बिल्कुल उलट होगा। समझ गए भाई सभी? Yes, sir. प्लेनर, रिंग, कंजुगेशन, अल्टरनेट, सब कुछ वही है, सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन वाला ये है एंटी एरोमेटिक। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉर्मल स्टेबिलिटी होती है नॉन एरोमेटिक की। फिर आता है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक होता है आयंस विच आर एरोमेटिक। अब आयन भी ऐसे हो सकते हैं जिन पे एरोमेटिक हो, बिल्कुल वो भी यही वाला रूल फॉलो करते हैं, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला है, जैसे है ना, सीपी बोलते हैं स्ट्रक्चर को, साइक्लोपेंटाडाइईन, इनाइल, डाइईनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइईनाइल आयन, ठीक है। तो सीपी शॉर्ट फॉर्म में सीपी, साइक्लोपेंटाडाइईन इनाइल आयन, इनाइल है, आयन है, नेगेटिव आयन है, इनायन, एनायन। अब देखिए जरा, इसके अंदर क्या है, 4 तो हो गए इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले, और एक नेगेटिव चार्ज में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक और एक्स्ट्रा ले लिया कार्बन में, 2 ही बॉन्ड बने इस कार्बन, 2 बॉन्ड, देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ये 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड बना लिए इसने, और तीसरा बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से भी है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी की सारी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है, वो दिखाया नहीं जाएगा। तो 3 बॉन्ड तो हो गए इसके, चौथे बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, एक एक्स्ट्रा ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे आप लोग, बस समझ लो क्वासी बन गया, इसलिए इसको क्वासी कहते हैं। तो 4n+2 इक्वल 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 नहीं है 6 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंटेड हुए हैं, किसमें काउंट हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हुए। तो n की वैल्यू 1 आएगी, 0 1 2 3 4। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी पार्टिसिपेट, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट, ये रेजोनेंस दिखाएगा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस दिखाते हैं, पक्के तौर पर दिखाते हैं, और इसीलिए स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन फिसल के दूसरा आ जाएगा, तो पहले वाला जो गर्म किया था उसने तो एनर्जी छोड़ दी, दूसरे वाला आया वो एनर्जी गेन करेगा, वो वापस घूम गया, वो फिर से एनर्जी छोड़ दे, और इस तरह से इनका चक्कर चलता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता छोड़ता है, गेन करता छोड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा हाईली गर्म करने पर इसको तोड़ा जा सकता है, वरना नहीं टूटता, इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? Yes, sir. देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव आयन, तो ये यहाँ नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ वाला जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, जब ये नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा तो उसके बाद में
ये जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो वापस यहाँ आएगा और ऐसे करके रेजोनेंस घूमने लग जाएगा, ठीक है, बेंजीन की तरह ही घूमेगा, ठीक है। आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने खुद बना के देखिएगा, बनाए बिना नहीं आएंगे अपने स्टाइल से। अब एक और देखो भाई, क्वासी एरोमेटिक का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ये दोनों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी, थोड़ा अलग बनेगा। ये देखो, इसमें क्या है, 4n+2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, और एक और 4 इलेक्ट्रॉन थे ना कार्बन के पास, तो एक बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको उड़ा ही दूं तो इसको बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो बचा गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खत्म, खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है भाई साहब के पास। ये बॉन्ड पूरा पूरा यहाँ शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खाली और इसके बीच में मिल जाएगा ऐसे, ये यहाँ बनेगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से खत्म, ये इस बॉन्ड में यहाँ पेयर पेयर हो जाएगा इसके साथ, क्लियर है, समझ में आया। और ये इधर भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो दोनों तरफ रेजोनेंस अपना घूमना चाहिए, तो अपना तो सर्कल घूम गया, दोनों तरफ बन सकता है, सर्कल में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक बन गया। और 4n+2 भी होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल सिंगल, ये लेफ्ट राइट घूमता है, देखो कैसे घूमता पता है, सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चलाएंगे इसे, सिंगल डबल सिंगल। अब आप ये कहें कि सर सिंगल और डबल सिंगल सिंगल, ऐसे 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 तो ये चलता ही नहीं है, ये या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो ये भी रेजोनेंस दिखाता है 4n+2 पाई, तो इक्वल टू 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही डबल बॉन्ड है, n की वैल्यू 0, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वासी एरोमेटिक क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यस, क्लियर है बेटा सबको, भक्तों Yes, sir. समझ में आ गए, सारे एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना, जो एग्जाम्पल दिए वो रटे होने चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल कीजिए, एरोमेटिक वाली डीपीपी सॉल्व कर लो, एरोमेटिक वाली, ठीक है, सारी Okay. एरोमेटिक भेज रखी है मैंने। क्वासी एरोमेटिक एक और है नीचे वाला, ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं इसे, ट्रोपोलियम आयन, नाम याद कर लेना, मैंने नाम नहीं लिखी किसी के ना, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, अगर ध्यान से देखो तो, देखो डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, तो 2 जगह पर सिंगल आ गया, गड़बड़ कर गया, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, लेकिन देखा जाए तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये इतने इतने तो घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉजिटिव चार्ज ये तकलीफ दे सकता है, तो होता क्या है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखो, 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो बेंजीन बन गया, ये ध्यान दे लेना, ये देखो ये बेंजीन बन गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिर्फ इन दोनों कार्बन एटम को आपस में जोड़ दूं तो बेंजीन बन जाएगा, ऊपर वाला ये वाला कार्बन हटाना है बस मुझे, 2 बॉन्ड तोड़ के 1 बॉन्ड बनाना है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है स्ट्रक्चर, अब मैं वो बता देता हूँ, एक्चुअल में देखो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसे है और ये इधर से ऐसे है, और इसके अंदर ये ऐसे था और ये ऐसे था, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन है ना, ये कुछ ऐसे होता है, यहां पर बैठा होता है भाई साहब, वी शेप में, ये यहां होता है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ऊपर ऊपर, इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर यहां होता है, ये समझ में आया। ये उस प्लेन में लाई नहीं करता। हाँ, ये यहाँ इसके बीच में ऐसे नहीं होता बेटा, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऊपर होता है, लीग से हटकर ऊपर, यहाँ पर कार्बन बैठा है और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में, जिससे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसी स्ट्रक्चर को अगर बनाए हम तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना इसे, ये ऐसे, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ गया, देखो यहाँ पर बन गया ये वाला डबल बॉन्ड, तो अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ आ गया, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड ऑलरेडी ये बन चुका है, ये लो, तो ये कुछ ऐसे हो गए और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया। जी सर। अब उसके बाद में ये डबल बॉन्ड वापस इधर आएगा, ये वापस इधर जाएगा, ये वापस इधर आएगा, तो वही पहले वाली कंडीशन, ये कुछ ऐसे एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करने में कुछ हेल्प करता है,
वरना ये रेजोनेंस चलेगा नहीं, कुछ ऐसा कह सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत हेल्प करता है, वो उस तरफ खींच के भी रखता है इनको, दैट इज वाई रेजोनेंस को स्टार्ट करने में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन दूर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी देखो 4n+2 बेंजीन तो नहीं, तो अंदर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, बाहर से ये ट्रायंगुलर शेप में, ऊपर एक छतरी की तरह ऊपर ट्रायंगुलर शेप में अटका रहता है, ये भी क्वासी एरोमेटिक है, ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो बस फिर आज के लेक्चर में इतना ही था, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और करवा देता हूँ आपको, बड़ा अच्छा है एक मौलिक, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस, सुना है? ये चीज सुन के तो बड़ा मजा आता है। ये देखो यहाँ पर एक CH2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दिखाता है डांसिंग रेजोनेंस। मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है, मोस्ट स्टेबल, बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, और डांसिंग रेजोनेंस दिखाता है, डांसिंग रेजोनेंस, दिस शोज डांसिंग रेजोनेंस, और मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? अब देखो भाई, ये ट्रायंगुलर रिंग ना अपने आप में ना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो भाई दो बॉन्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, तो जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास तो आएंगे ना, न्यूक्लियस के पास, कार्बन के पास तो आएंगे घूमते घूमते, यहाँ कार्बन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पास आते हैं तो यहाँ तो इनके कचरा मच जाता है कॉर्नर पर, तो और इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होती है ट्रायंगुलर रिंग। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ना, जिसके ऊपर CH3 ऊपर रिंग से बाहर कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस केस। जैसे डांस करते हैं ना हीरो हीरोइन, ये वाला यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन के साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे जरा देखो, जरा ध्यान से, ये आ गया, ये आ गया, ये और थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये आ गया, ये आ गया, और ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ। समझ में आ गया? तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यस अब ये तो बन गई 4 मेंबर रिंग, लेकिन इसमें ये 4 मेंबर रिंग नहीं बनती। कमाल ये है, 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है, तो पॉजिटिव चार्ज टूट के वहां जा सकता है, तो 4 मेंबर रिंग बना सकता है, बट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है उसे। कैसे? अब वो देखो जरा कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है, अब देखिए जरा डांसिंग रेजोनेंस के अंदर क्या होता है भाई, डांसिंग रेजोनेंस में, हाँ मुझे खुद को थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर ये बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं, ये जो साइड वाले बॉन्ड होते हैं ना, ये वाले, ये एक्चुअल में यहाँ होते ही नहीं है, तो ये कहाँ होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं। ये लास्ट टॉपिक है बस। ये देखो, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ये कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बनाना बॉन्ड की शेप में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, बजाय कि ये सीधे हों। क्यों? क्योंकि सीधे होने पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है ज्यादा, और इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये आसानी से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। यस और नो? ये बॉन्ड आसानी से यहाँ शिफ्ट हो सकता यस है, या सर। ये वाला बॉन्ड आसानी से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से, और यहाँ ये दोनों यहाँ शिफ्ट होने पर, शायद मैंने कुछ गड़बड़ की इस स्ट्रक्चर में, ये डबल बॉन्ड की भी यहाँ जरूरत नहीं है। इट्स नीड नॉट टू डबल बॉन्डेड, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये दोनों बॉन्ड जो है, ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं, ये वाले, याद रखिएगा, जिससे इसका अट्रैक्शन इसके साथ करना या इसका अट्रैक्शन इसके साथ करना बहुत आसान है। तो सिंपली हम ये बनाते होते हैं इसमें, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 ऐसा का ऐसा रहा, और यहाँ वाला एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? पूरा ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बॉन्ड पूरा पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया। और कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा होता है बॉन्ड, तो ये आसानी से इधर जा सकता है। अब इसकी बजाय दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, CH2 ऐसा ही रहेगा, और मैंने यहाँ ऐसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ले आया। यस, क्लियर है? यस सर। तो इससे, इस वाले स्ट्रक्चर से ये वाले स्ट्रक्चर ऐसे बनते रहे, तो इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। देखो, बंदे ने एक टांग ऊपर उठा ली, फिर ये दूसरी वाली टांग ऊपर उठा रहा है ना, कभी इस टांग को ऊपर हवा में मार रहा है, कभी इस टांग को। वो उसका गाना सुना है मिथुन दा का, आई एम ए डिस्को डांसर, ये वही कर रहा है। ध्यान से देखो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर रहा है ना डांस, इसलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस। समझ में आ गया डांसिंग रेजोनेंस क्या है?
जी सर। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर ये बॉन्ड वापस लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। ये वाला बॉन्ड इधर लेके जा सकते हो, बिल्कुल लेके जा सकते हो। ऐसे करके ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, और ये इसका रीजन बता दो, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो ये वाला जो था, और मैं जहां कंफ्यूज हुआ था डबल बॉन्ड, और ये वाला था, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसमें यहाँ CH2 पर यहाँ पॉजिटिव है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, नीचे वाले में कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, क्या ये क्या बोलते हैं, एरोमेटिक है? दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। ये एरोमेटिक नहीं है, बट ये मोस्ट स्टेबल है, और रेजोनेंस तो दिखाता है मोस्ट स्टेबल भी है, क्योंकि एरोमेटिक में तो पाई बॉन्ड तो होने चाहिए। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। अब ये रेजोनेंस के सारे रट्टे मारिए, अच्छी तरह से इनके स्ट्रक्चर्स घुमाइए, इलेक्ट्रॉन्स घुमाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिंदगी में दोबारा रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगले दिन फिर से नया लगेगा, और जब भी करेंगे तब नया लगेगा, और हमेशा लगेगा कि हमें आता ही नहीं। तो सोचो कितनी आसान है ऑर्गेनिक, की आज की प्रैक्टिस हमेशा याद रहेगी, और नहीं करोगे तो कभी याद होगा ही नहीं, है ना। दैट्स ऑल। अब मैं आपका लेक्चर कर रहा हूँ ऑफ, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे डाउट